हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 5 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में ओपन रहेगा, जेजी केमिकल्स का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी और इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है या लॉस वगैरह जनरेट कर रही है। उसके अलावा रेवेन्यू वगैरह के अंदर ग्रोथ है या नहीं है। उसके अलावा अपने जो भी कंपटीटर्स हैं उनसे वैल्यूएशंस ये सस्ती लेके आ रहे हैं या महंगी वैल्यूएशंस हमको चिपका रहे हैं। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें मैं आपके क्लियर कर दूंगा, पर दोस्तों डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। वैसे सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी ताकि आप आसानी से डिसीजन भी बना पाएं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों इसका अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो शुरुआत के टाइम, मतलब जब इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम ओपन हुआ था तो 60 से 65 रुपए के आसपास चल रहा था, पर आज की तारीख में 50 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। 67 मतलब 67 शेयर्स का ये लॉट है। 3350 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 22 मतलब 22% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। वैसे जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 20% का, उससे थोड़ा सा तो अच्छा ही चल रहा है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। पर अभी दोस्तों हमें वेट करना चाहिए पहले दिन का सब्सक्रिप्शन का, एंकर लिस्ट का, उसके बाद ही हमें डिसीजन बनाना चाहिए। और ग्रे मार्केट का प्रीमियम फिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजा है, इसको अंदाजा मानकर ही चलें। और वैसे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर। एंकर लिस्ट जैसे ही अनाउंसमेंट होती है उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा और सब्सक्रिप्शन वगैरह के बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। अभी ओवरऑल डिमांड अच्छी है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करें, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। तो दोस्तों ये कंपनी सन 1975 मतलब 1975 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब 49 मतलब 49 ईयर्स पुरानी कंपनी है। अपने ही सेक्टर के अंदर काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इसको। अब इसके जो प्रमोटर ग्रुप है वो है झुनझुनवाला ग्रुप। अब मुझे ये नहीं पता है कि भाई फिक्स कि भाई राकेश झुनझुनवाला फैमिली है या कोई और फैमिली है, पर है झुनझुनवाला फैमिली ही। और ये कंपनी जो है जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चर करती है। जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चर करती है फ्रेंच प्रोसेस से। अब जिंक ऑक्साइड क्या होता है? जिंक ऑक्साइड एक टाइप का व्हाइट पाउडर होता है जो क्या है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर काम आता है, और ये 80 ग्रेड से ज्यादा जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। अब जिंक ऑक्साइड अलग अलग इंडस्ट्री में, जैसे रबर इंडस्ट्री में, मतलब टायर वगैरह जो बनाते हैं रबर इंडस्ट्री, उसके अंदर काम आता है। उसके अंदर क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए काम आता है। फिर दोस्तों पेंट इंडस्ट्री के अंदर काम आता है, व्हाइटनेस के लिए काम आता है। पेंट इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर जिंक ऑक्साइड का काम ही व्हाइटनेस वगैरह प्रोवाइड करवाना है और पेंट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। फिर दोस्तों कॉस्मेटिक्स के अंदर काम आता है, जो भी क्रीम वगैरह आती है, ये लोशंस आते हैं, उसके अंदर जिंक ऑक्साइड होता है, मतलब ये स्किन फ्रेंडली होता है। फिर दोस्तों सेरामिक के जो बर्तन आते हैं, अलग अलग टाइप के बर्तन आते होंगे, उसके अंदर व्हाइटनेस के लिए ये काम आता है जिंक ऑक्साइड। फिर उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर, एनिमल फूड के अंदर, फिर उसके अलावा दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर काम आता है, एज ए कैटलिस्ट वगैरह यूज करते हैं। फिर उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब ये दवाइयों वाली इंडस्ट्री के अंदर जिंक ऑक्साइड काम आता है। तो काफी सारे इसके यूजेस हैं। तो सेक्टर बढ़िया है, सदाबहार सेक्टर है, डिमांडिंग भी है, और इसके 200 लोकल और 50 इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं। इंडिया के अलावा 10 और कंट्रीज में अपना माल जो है सप्लाई करती है। तो सेक्टर वाइज अच्छी नजर आ रही है, डिमांडिंग सेक्टर है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं, जो कि 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। अगर आपको समझ में आया है कि कंपनी क्या काम करती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो अगर इसके एसेट्स देखें 2021 से 2023 तक बढ़े हैं, 210 से 297 करोड़ रुपए हुए हैं। पर अभी दिसंबर 6 महीने के अंदर, दिसंबर 2023 तक 271 करोड़ रुपए हुए हैं। वापस थोड़े एसेट्स डाउन हुए हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। फिर दोस्तों इसका रेवेन्यू, मतलब 2021 से 2023 तक 440 करोड़ रुपए से 794 करोड़ रुपए हुआ है। रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है, लगभग 2 गुना के आसपास ग्रोथ है। फिर दोस्तों इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 28 करोड़ से 56 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। लगभग 2 गुना जैसी ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर, ये भी काफी अच्छी बात है। फिर दोस्तों इसकी नेट वर्थ साल दर साल बढ़ी है। इसके हाथ में रिजर्व कैश 193 करोड़ रुपीस के हैं, और इसके ऊपर जो उधारी बोरोइंग्स
करीब करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास की है। और आईपीओ से जो पैसे जुटाएगी फ्रेश इश्यू के जरिए, उसमें से 25 करोड़ रुपए इसकी उधारी और इसके ऊपर जो भी बकाया है वो चुकाने के अंदर काम आएंगे। उसके बाद बहुत कम उधारी रह जाएगी। मतलब ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें या रिजर्व कैश देखें तो ये अपना डेट कभी भी पे कर सकती है। और डेट टू इक्विटी रेशियो अभी 0.11 का है। तो मतलब फाइनेंशियली कंपनी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। फिर दोस्तों इसके पीयर कंपटीटर्स से भी इसको कंपेयर करते हैं। उससे पहले दोस्तों इसकी आरओई और आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8% और 12% के हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। मिनिमम कहें तो 15% होने चाहिए अगर अच्छी कंपनी हो तो ये 8% और 12% बहुत कम है। ये इस आईपीओ का, इस कंपनी का मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। फिर दोस्तों इसका पी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 16.25 का निकल कर आता है करीब। और इसकी पीयर कंपटीटर्स राजरतन, नॉसिल, याशो, इन सभी कंपनीज का पी है 30 से 33 के बीच में निकल कर आता है। मतलब उनसे लगभग आधी वैल्यूएशंस पर ये कंपनी आ रही है। और अगर रेवेन्यू के मामले में कंपेयर करें, मतलब इन चारों को ही कंपेयर करें, तो 3rd नंबर पर आती है ये कंपनी, जेजी केमिकल्स। मतलब इसका रेवेन्यू है 2023 के अंदर 794 करोड़ रुपए का। तो वैल्यूएशंस वाइज देखें तो ठीक है, महंगी वैल्यूएशंस नहीं है, ये अच्छी बात लगी मुझे। बाकी एक दिक्कत है, आरओई और आरओसी कम है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये 5 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 210 रुपए से लेकर 221 रुपए के बीच में। 67 मतलब 67 शेयर्स का ये लॉट है। और इसका इश्यू साइज है 251 करोड़ रुपए। अंदर फ्रेश इश्यू है 165 करोड़ रुपए के। ओएफएस है 86 मतलब 86 करोड़ रुपीस का। और फ्रेश इश्यू के अंदर 165 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर कंपनी के डेवलपमेंट, मतलब कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा काम में आने वाला है, ये अच्छी बात है। फिर इसका रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का और इसकी लिस्टिंग डेट है 13 मार्च को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, तो अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम तो अच्छा चल रहा है, पर मैंने आपको बताया अभी हमें एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए, पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन का वेट करना चाहिए। ओवरऑल मार्केट में इसकी डिमांड कैसी है, क्योंकि जीएमबी तो ऊपर नीचे होती रहती है, फिक्स चीज तो है नहीं, इसलिए अभी हमें वेट करके आराम से अप्लाई करने का सोचना चाहिए। और मैं इस पर फाइनल डिसीजन का वीडियो भी दे दूंगा। बाकी मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करने का और नहीं करने का डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके लिए इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो अगर इसका सेक्टर देखें, सेक्टर अच्छा है, फाइनेंशियली भी ये कंपनी अच्छी नजर आ रही है। वैल्यूएशंस वाइज देखें अपने कंपटीटर से अच्छी वैल्यूएशंस पर है। और इसके अंदर फ्रेश इश्यू का पोर्शन भी ज्यादा है, जिससे उधारी भी चुकाएगी और कंपनी की ग्रोथ के लिए भी पैसा काम में लेने वाली है, ये भी अच्छी बात लगी। नेगेटिव एक चीज लगी कि आरओई और आरओसी दोनों ही कम है, 15% से कम है, ये नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। बाकी उसके अलावा विशेष नेगेटिव नहीं लगे। मतलब ये कंपनी जो है इग्नोर नहीं की जा सकती, काफी अच्छी कंपनी ये नजर आ रही है, क्योंकि अगर सारे फैक्टर्स देखें तो अच्छे फैक्टर्स हैं। उसके अलावा अगर इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आ जाती है, एंकर लिस्ट में इंडियन म्यूचुअल फंड्स अगर बढ़िया शामिल हो जाते हैं, एफआईआईस अगर बढ़िया शामिल हो जाते हैं, तो मुझे लगता है इस कंपनी की डिमांड आने वाले टाइम में अच्छी रह सकती है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे जेजी केमिकल के आईपीओ को लेकर। अगर दूर हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। और आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।